जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वर्ग 3 का चयन परीक्षा का जो होने वाली है उसका बाल विकास का पोर्शन है। हम इसमें बाल विकास को डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास चौथी है। इसके पहले 3 क्लास अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो गैरिट नाम के वैज्ञानिक आए थे, मनोविज्ञान के बारे में उनका क्या कहना था। तो जो गैरिट फर्स्ट में जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए, गैरिट नाम के वैज्ञानिक आते हैं गैरिट, और उन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है ना, साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक साइकी प्लस लॉगस, ठीक है ना, साइकी प्लस लॉगस। इन्होंने क्या कहा कि जो साइकी है इसका मतलब होता है आत्मा। क्या कहा कि साइकी का मतलब आत्मा होता है और लागस का मतलब अध्ययन, अध्ययन करना, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है वह आत्मा का अध्ययन है, ठीक है। इनके द्वारा क्या बोला गया कि जो साइकोलॉजी है वह आत्मा का अध्ययन है, ठीक है ना, आत्मा का अध्ययन है। लेकिन यह बात कुछ दिनों बाद इसको खंडन कर दिया गया, क्योंकि आत्मा का अध्ययन करना संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा को न तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को देख और छू नहीं सकते हैं तो उसके बारे में अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को खंडित कर दिया जाता है। और उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पेम्पोलॉजी, ठीक है। क्या नाम था? पेम्पोलॉजी। वो क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? तो दूसरे नंबर पे आते हैं पेम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी, सॉरी लॉजी है। पोम्पोलॉजी जी बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है इन्होंने भी इसको दो भागों में बांटा, ठीक है भाई, साइको और लॉगस, ठीक है। साइकोलॉजी को इन्होंने भी दो भागों में बताया, पहला साइको और लागस। और इन्होंने साइकी का मतलब यहाँ क्या बताया है? मन का मन, ठीक है ना। साइकी का मतलब क्या बताया? मन, और प्लस लागस का मतलब अध्ययन करना, ठीक है। तो मन का अध्ययन करना। तो पोपोलॉजी आते हैं, उन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वह मन का अध्ययन है, ठीक है ना, मन का विज्ञान है। इस बात को भी ज़्यादा दिन तक नहीं लिया गया, स्वीकृति नहीं मिली, इसको भी खंडित कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि मन पर भी अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। मन को ना देख सकता है आदमी, ना ही छू सकता है। फिर इसके बाद नंबर आता है विलियम वोल्ट जी। विलियम वोल्ट आते हैं और उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वह एक प्रकार का क्या है? वह एक प्रकार का जो है चेतना का विज्ञान है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि यह एक मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं विलियम वुल्ट। विलियम वुल्ट जी आते हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, चेतना, ठीक है ना। तो ये एक सबसे पहले इन्होंने एक प्रयोगशाला खोली। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए। इन्होंने जिपजिंग नगर में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्होंने लिपजिंग है, यहाँ ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। लिपजिंग नगर में प्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है ना। लिपजिंग नगर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है ना। और कब की इसकी स्थापना? तो 1879 में, याद रखिएगा, सन 1879 में इन्होंने लिपजिंग नगर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में गहन अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने
गहन अध्ययन के बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। क्या बताया? चेतना का विज्ञान। ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले एक लिपजिंग नगर में प्रयोगशाला खोली 1879 में, और वहाँ इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि यह एक जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। ठीक है। 1879 में उन्होंने एक प्रयोगशाला खोली, सबसे प्रथम प्रयोगशाला थी लिपजिंग नगर में। और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना। इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, माना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद आते हैं विलियम जेम्स। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये यूएसए के वैज्ञानिक हैं, विलियम जेम्स। इनका नंबर आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, इनका नंबर चौथे नंबर पे आता है। इनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम बुंट के बाद आते हैं विलियम जेम्स। इन्होंने भी क्या बताया? ये कहाँ के थे? तो ये यूएसए के वैज्ञानिक माने जाते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले यूएसए में मनोविज्ञान की नींव रखी थी। ठीक है, अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी थी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी जो विलियम बुंट का कथन था उसका ये समर्थन करते हैं। ये भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। ठीक है ना। चेतना का विज्ञान मानते हैं, इसलिए इन्हें भी जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। इसलिए इन्हें भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, विलियम बुल्ट को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, और विलियम जेम्स को। अब ये क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, और यदि क्वेश्चन में दोनों चीज़ आ जाए, विलियम बुल्ट और विलियम जेम्स, तो आप लोगों को विलियम जेम्स को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, वहाँ विलियम जेम्स को ही क्लिक करना है। ठीक है। और यदि अलग अलग आता है तब तो जो ही रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा, उसको हमको सेलेक्ट करना है। लेकिन ये दोनों रहते हैं तो विलियम जेम्स यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद अब नंबर आता है 5वें नंबर पर। फिर आते हैं, इसके बाद प्रोसेस और आगे बढ़ती है, और 5वें नंबर पर आते हैं अगले वैज्ञानिक, जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। ठीक है ना। क्या नाम था? विलियम मैकडूगल। अब ये विलियम मैकडूगल जी आते हैं, और इन्होंने एक बुक की रचना की, बुक की स्थापना की, जिनका नाम था, इनके बुक का क्या नाम था? तो इसके बुक का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना। इनकी एक बुक थी, बुक है, कौन सी बुक है? जिसका नाम क्या है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना। क्या नाम है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने चेतना का भी खंडन कर दिया। जो विलियम जेम्स और विलियम बोल्ट ने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, उनका कथन का इन्होंने अपनी बुक पर खंडन किया। ठीक है ना। कौन किया? तो विलियम मैकडूगल जी ने।
तो जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने अपनी बुक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो चेतना है उसका खंडन किया है। इनके साथ आते हैं सिगमंड फ्रायड, दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, इनके साथ ही आते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जी आते हैं और इन्होंने जो है क्या बताया कि जो चेतना है अर्थात जो मन है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मन की बात की है, ठीक है ना। तो लिखिए, इन्होंने 3 प्रकार के मन की बात की है। अब इन्होंने मन को 3 प्रकार से बताया और एक चीज इन्होंने कहा कि जो अवचेतन मन है, जो अवचेतन मन होता है उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है ना। तो ये अवचेतन मन पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है ना, बल देते हैं। अवचेतन मन को यदि देखें तो क्या बोला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इनके बाद नंबर आता है अगले वैज्ञानिक का जिनका नाम था जेबी वाटसन। जेबी वाटसन जी आते हैं और उन्होंने क्या कहा, हेडिंग डालिए, जेबी वाटसन। अब जेबी वाटसन जी ने क्या बोला कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का एक विज्ञान माना गया, ठीक है ना। इनके द्वारा जो मनोविज्ञान है वह एक व्यवहार है, ठीक है। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में, कब, 20वीं शताब्दी में ये आते हैं, ठीक है। ये 20वीं शताब्दी की बात है, ठीक है ना। इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी। सारी चीज़ खंडित होती गई और उसके बाद लास्ट में आता है व्यवहारवाद, जो वर्तमान में मनोविज्ञान का एक भाग है, ठीक है ना। मनोविज्ञान को ही हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो जेबी वाटसन के द्वारा 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी गई, जिसे वर्तमान में स्वीकृति मिल गई है, ठीक है ना। क्योंकि व्यवहारवाद जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का एक अंग हो गया और जिसे समाज द्वारा, लोगों द्वारा इसे स्वीकृति मिली गई, ठीक है। तो इसे वर्तमान में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, बाकी सभी को तो खंडित कर दिया गया, लेकिन लास्ट में जेबी वाटसन आते हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की और नींव रखी और जिसे लोगों द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया गया और इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इनके अनुसार क्या बोला गया कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। इनके अनुसार क्या बोला गया कि जो इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है ना। वह व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक। इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी और इनके द्वारा बोला गया कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहारवाद का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। तो लास्ट में इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दिया गया।
अब इसके बाद नंबर आता है वुडवर्थ जी का। ये वुडवर्थ जी आते हैं और ये लिखते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो पहले तो आत्मा का विज्ञान था, फिर क्या आया, आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, इसके बाद चेतना का विज्ञान। इस तरह से इसका जो प्रोसेस है चलता गया। तो ये लिखते हैं कि, लिखिए, ये लिखते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या बोला गया, आत्मा का विज्ञान, उसके बाद आत्मा के विज्ञान को खंडित कर दिया गया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना चेतना को त्याग चेतना का त्याग किया। अब वर्तमान में क्या हुआ है कि अब व्यवहारवाद के रूप में मनोविज्ञान ने अपने आप को व्यवहारवाद के रूप में अपनाया है, ठीक है ना। तो अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है, ठीक है ना, के स्वरूप को अपनाया है। तो वुडवर्थ जी लिखते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले तो आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और लास्ट में जो है व्यवहारवाद के स्वरूप को अपनाया है, ठीक है। तो इस तरह से वुडवर्थ के द्वारा इस प्रकार से कथन लिखा गया है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, स्कूल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका डिटेल्स में अब यहाँ अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं स्कूल। तो हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे थे कौन कौन से होते हैं, अब उन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय के पहला कौन सा था उसमें से, तो संरचनावाद फर्स्ट था, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो पहला क्या था, संरचनावाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। पहला क्या है, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इसके यदि प्रतिपादक देखा जाए तो कौन है, लिखिए प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक कौन है, तो विलियम वुल्ट इसका स्थापना किए थे। तो विलियम वुल्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई, प्रतिपादन किया गया, जो कि विलियम वुल्ट कहाँ के थे, तो जर्मनी लिप्जिंग नगर में इन्होंने एक जो है प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। इन्होंने लिप्जिंग नगर में एक प्रयोगशाला की, जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहली प्रयोगशाला थी, ठीक है, 1889 में जिसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जर्मनी में लिप्जिंग नगर में। कहाँ, लिप्जिंग नगर में, ठीक है। पहली प्रयोगशाला थी, प्रथम प्रयोगशाला, जो कि कब खोली गई, तो 1879 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बार, प्रथम बार
मनोविज्ञान में प्रयोग अर्थात प्रक्षेपण पर बल दिया था। ठीक है, सबसे पहला वैज्ञानिक ये थे जिन्होंने प्रयोगशाला खोला और उस पर प्रयोग किया और प्रक्षेपण पर बल दिया। ठीक है, प्रयोग और प्रक्षेपण पर उन्होंने सबसे पहली बार बल दिया था। तो प्रथम बार मनोविज्ञान में प्रयोग किया, प्रयोग अर्थात जिसको हम प्रक्षेपण बोल सकते हैं, पर बल दिया। ठीक है ना, तो इन्होंने सबसे प्रथम बार प्रयोगशाला खोला 1879 में लिपजिंग नगर में, और सबसे पहली बार इन्होंने मनोविज्ञान पर के प्रयोग पर या प्रक्षेपण पर बल दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का एक स्वरूप है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो मनोविज्ञान है इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, अब इनके बाद आता है इनका एक शिष्य था जिसका नाम क्या था, टिचनर। ठीक है ना, इनका एक शिष्य था, इनका एक शिष्य आता है और जिसका नाम क्या था, टिचनर। क्या नाम था, टिचनर। तो टिचनर ने संरचनावाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। इनका शिष्य था विलियम बुल्ट का, जिसका नाम टिचनर था, जिसने क्या किया, जिसने संरचनावाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, तो जो ये हमारा एक संप्रदाय था संरचनावाद, इसको आगे बढ़ाने का, लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया, तो टिचनर ने किया, जो विलियम बुल्ट का शिष्य था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या था, विलियम बुल्ट के अनुसार क्या माना गया, बुल्ट के अनुसार आगे पेज में चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास नहीं आएगा। तो बुल्ट के अनुसार यह देखा जाए बुल्ट जी के अनुसार देखा जाए तो जो हमारे संवेदी अंग हैं, संवेदी अंग आँख, कान, नाक और जीभ, त्वचा, ये सभी क्या हैं, हमारे संवेदी अंग हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये सभी किस में आते हैं, संवेदी अंग में आते हैं। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। ये सब क्या है, तो संवेदी अंग है। यहाँ आप लोग लिख दीजिए, ये सभी क्या हैं, संवेदी अंग हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक, ये सभी क्या करते हैं कि जो वातावरण से सूचना आती है उसको ग्रहण करते हैं अपने आप में। जो सूचना आती है वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से जो सूचना आती है उसको अपने आप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम कोई आवाज़ देता है या कोई माहौल में जाते हैं, वहाँ साउंड होता है, या कोई कुछ हमसे बोलता है तो उसको हम सुनते हैं कान से, और खाना खाते समय हम जीभ से स्वाद लेते हैं। तो वो सभी कहाँ जाता है, तो वो सभी जाता है हमारे दिमाग में, सुने और फिर हमारा ब्रेन में वो चीज़ें गई, वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, ब्रेन में।
ठीक है ना। वो सभी संवेदनाएं कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं। उसके बाद जाता है चेतना में। इन्होंने क्या कहा कि ब्रेन के बाद आता है चेतना का नंबर। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया कि जो सूचना होती है, जो वातावरण से हमको सूचना प्रदान होती है, वो कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो भी हमारे संवेदी अंग हैं उनके द्वारा ग्रहण की जाती है। ये सभी संवेदनाएं जो हैं, ये सभी क्या चीज़ होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं। उसके बाद ब्रेन हमारा उन सभी संवेदनाओं को चेतना के पास ट्रांसफ़र कर देता है। अब देखिए चेतना का यहाँ कार्य क्या है, तो समझिएगा। इन्होंने क्या बताया कि जो चेतना होती है उसका कार्य क्या होता है। जो चेतना है तो यह क्या करता है कि छोटे छोटे तत्वों को जो हमारे ब्रेन में जो भी संवेदनाएं हैं इकट्ठी होती हैं, जैसे हमने कुछ खाया तो खाने से संबंधित जीभ द्वारा जो संदेश भेजा गया कि खट्टा है, मीठा है, जैसा भी है, तो वो सभी हमारे दिमाग में आता है। उसके बाद जैसे कोई आवाज़ दिया तो वो सभी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हुई। इन सभी चीज़ों का एक समूह बनता है, वो सभी समूह हमारी चेतना के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने यह बताया कि जो छोटे छोटे तत्व को मिलाकर चेतना का काम क्या होता है कि यह छोटे छोटे सूचनाएं या तत्व बोल सकते हैं, छोटे छोटे तत्वों को मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। चेतना क्या करती है कि जैसे जैसे हमारा माइंड छोटी छोटी सूचनाओं को एकत्रित करके चेतना के पास भेजता है, तो चेतना का काम क्या होता है कि उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करती है और उसको मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। तो यह छोटे छोटे तत्वों को मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। ठीक है ना, जो कि यह ब्रेन के अंदर, और इसका कार्य क्या होता है, दूसरा यह है ब्रेन अर्थात दिमाग के अंदर विश्लेषण का कार्य करती है। दिमाग के अंदर क्या काम करती है, विश्लेषण का कार्य करती है। विश्लेषण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में जाता है, आँखों के द्वारा, आँखों से हमने देखा वो दृश्य को, और वो हमारे दिमाग में गया, वो सूचना हमारे दिमाग में गई। वो दिमाग सेट करता है कि यह क्या है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, इससे हमको आनंद मिलना है, क्या है, कैसे है। वो सभी चीज़ें कहाँ गई, वो सभी सूचनाएं कहाँ गई, चेतन मन में गई, और वहाँ से डिसाइड होता है कि ये इससे क्या हमको मिलने वाला है, सुख मिल रहा है कि शांति मिल रही है, कि एक्साइटमेंट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ से जटिल संरचना का निर्माण होता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि यहाँ इससे हमारी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। और इन्होंने क्या बताया कि चेतना को दो स्वरूपों में बांटा है। तो जो वुल्ट जी हैं, तो इन्होंने चेतना को दो स्वरूपों में बांटते हैं। तो कौन कौन सा स्वरूप है, देखिए। वुल्ट जी क्या करते हैं, चेतना को दो स्वरूपों में बांटा है। ठीक है ना, इन्होंने चेतना को दो रूपों में या दो स्वरूपों में बांटा। पहला संवेदना और दूसरा भाव। तो पहला क्या बताया, पहला रूप संवेदना, जिसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, और दूसरा रूप क्या बताया, फीलिंग अर्थात भाव, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं जब किसी हम चीज़ को देखते हैं। तो जैसे भाव उत्पन्न हुआ, एक्साइटमेंट का भाव है या दयालुता का भाव। जैसे हम अपनी संवेदी अंगों के द्वारा हमारे अंदर सूचना आती है, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, वहाँ से हमको यदि गुस्सा आता है, एक्साइटमेंट आता है, तो वह एक क्या है, भाव है।
दुखद भाव है, सुखद भाव है, ये सभी चीज़ क्या है हमारे जो संवेदी अंग है उनके द्वारा जो सूचना भेजी जाती है उसके अनुसार हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। भाव को हम क्या बोल सकते हैं, फीलिंग। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया कि चेतना का दो स्वरूप होता है, पहला संवेदना, दूसरा भाव। फिर इन्होंने भाव को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, जो भाव है फीलिंग है। फीलिंग का इन्होंने तीन रूप बताया कि फीलिंग तीन प्रकार की होती है, भाव तीन प्रकार के हैं। पहला उत्तेजना या शांत। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसको देख के हमारे अंदर उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है। उत्तेजना अर्थात एक्साइटमेंट की हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। या हम किसी चीज़ को देख के एक तरह से शांत हो जाते हैं। दो ही प्रकार के भाव हो सकते हैं, या हम उत्तेजित हों या शांत हो जाएं। फिर इन्होंने दूसरा बताया तनाव या शिथिलता। अर्थात यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो हमारे अंदर तनाव का भाग उत्पन्न होता है, तनाव होता है, या फिर हमारा जो मन है शिथिल हो जाता है, शिथिलता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे यदि किसी चीज़ को हम स्मरण करें या फिर सुने, यदि कोई हमारा दुश्मन है जिससे हम बहुत जलन फील करते हैं, तो उसने कोई चीज़ ऐसा बोला कि हमारे अंदर एक तरह से चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो गया, तनाव उत्पन्न हुआ। लेकिन उसी समय हमारा मित्र आ गया या फिर हमारा दोस्त आ गया, तो वो यदि आ जाता है तो उसको देख के हमारा मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है, हमारे मन में शांति हो जाती है, शिथिलता हो जाती है। तो इस तरह से हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। और तीसरा भाग बताया इन्होंने, जो भाव है उसका तीसरा रूप बताया इन्होंने। तो क्या बताया है, तीसरा रूप सुखद और दुखद। ठीक है ना, सुखद और दुखद। यदि हम किसी चीज़ को पाकर सुखद होते हैं, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, यदि हमारा रिजल्ट अच्छा आया तो हम एक तरह से सुख का अनुभव करते हैं, हमारे अंदर सुख की फीलिंग आती है। यदि रिजल्ट खराब हुआ तो हमारा मन दुखी हो जाता है और हम एक तरह से दुखद भाव का उत्पन्न करता है हमारा मन। ठीक है, तो इस तरह से तीन प्रकार के भाव हैं, एक उत्तेजना शांत, या तनावपूर्ण या शिथिलता, या तीसरा सुखद और दुखद। तो भाव को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, अब बुल्ट जी क्या बोलते हैं कि जो चेतना है, बुल्ट जी क्या बोलते हैं, जो चेतना है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है ना। तो इन्होंने चेतना को ऑब्जेक्टिव माना है। ठीक है ना, या वस्तुनिष्ठ माना है। जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो बुल्ट जी क्या बोलते हैं कि जो चेतना है वह एक तरह से वस्तुनिष्ठ है। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ मानते हैं। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि जो चेतना है वो कई मूल तत्वों में बांटा गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मनिरीक्षण, जिसको हम सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस। ठीक है ना, इन्होंने आत्मनिरीक्षण सेल्फ एनालिसिस द्वारा चेतना को मूल तत्वों में बांटा है। ठीक है,
तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से वुल्ट जी क्या बताते हैं कि जो चेतना है वस्तुनिष्ठ है और उन्होंने आत्मनिरीक्षण द्वारा चेतना को मूल तत्वों में बांटने का काम किया है। अब चलिए देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक गैरिट नामक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या बताया था, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। और इसके बाद आते हैं पंपोलॉजी जी, इन्होंने साइकोलॉजी को मन का अध्ययन बताया। इसके बाद क्या किया गया कि जो आत्मा का अध्ययन था ये संभव नहीं था, इसलिए इसको भी खंडित हो गया। और पंपोलॉजी जो बताया कि जो साइकोलॉजी है मन का अध्ययन है, इसको भी खंडित कर दिया गया, क्योंकि मन पर अध्ययन करना या मन पर प्रैक्टिकल करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मन को हम न तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, इसलिए ये सभी कथन खंडित हो गए। फिर आते हैं विलियम वुल्ट जी, जो कि जर्मनी थे। इन्होंने एक जो है क्या बोलते हैं प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 में। और ये कहाँ प्रयोगशाला की स्थापना किया गया, तो लिप्जिंग नगर में सबसे पहला प्रयोगशाला बना मनोविज्ञान का। और वहाँ इन्होंने जो है गहन अध्ययन किया और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया, ठीक है ना, जिसके कारण इन्हें आधुनिक काल का जनक भी माना गया। फिर उसके बाद आते हैं विलियम जेम्स, इन्होंने भी जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताते हैं और इन्हें भी आधुनिक काल का जनक माना गया। लेकिन ये दोनों में से आए, ये दोनों कोई क्वेश्चन आए और दोनों ऑब्जेक्टिव में इनको दिया जाए, विलियम वुल्ट को और विलियम जेम्स जी दोनों रहें, तो उसमें से विलियम जेम्स को ही आपको सेलेक्ट करना है, प्राथमिकता देना है। फिर नंबर आता है विलियम मैकडूगल जी आते हैं, इनकी एक बुक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो माइंड है उसको इन्होंने चेतना को भी इन्होंने खंडित कर दिया, ठीक है ना। जो इनकी बुक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने इसमें चेतना को खंडित कर दिया है। फिर सिगमंड फ्रायड जी आते हैं, इन्होंने 3 प्रकार के मन की बात की, ये अवचेतन मन पर भी बल देते हैं। फिर आते हैं जेबी वाटसन जी, इन्होंने 20वीं शताब्दी में 1913 में व्यवहारवाद की नींव रखी सबसे पहले। इन्होंने वर्तमान में स्वीकृति जो है इसको जो व्यवहारवाद है इसको वर्तमान में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना गया, ठीक है। फिर आते हैं वुडवर्थ जी, ये लिखते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो पहले आत्मा का विज्ञान है, उसने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाया गया है, ठीक है ना। मनोविज्ञान में अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। अब यदि देखा जाए मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल के बारे में, तो संरचनावाद सबसे पहला था संप्रदाय। उसके बारे में देखें तो विलियम वुल्ट जो है संरचनावाद के संस्थापक माने गए, जो कि जर्मनी से इनका नाता था। और इन्होंने लिप्जिंग नगर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 में, जिन्होंने सबसे पहली बार मनोविज्ञान के प्रयोग के बारे में प्रक्षेपण पर बल दिया, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। इनका जो एक शिष्य था टिचनर, इन्होंने संरचनावाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वुल्ट के अनुसार जो है जो हमारे संवेदी अंग हैं ये क्या करते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं, फिर अपनी संवेदनाओं को ब्रेन तक भेजते हैं। उसके बाद जो चेतना है वहाँ तक ब्रेन अपना जो भी संदेश है उसको चेतना तक भेजता है। चेतना का मुख्य कार्य होता है कि जो छोटे छोटे तत्वों को मिलाकर क्या करती है, एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। चेतना क्या करती है कि जो छोटे छोटे तत्व माइंड द्वारा इसके पास भेजे जाते हैं उन सभी को मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करती है। यह ब्रेन के अंदर विश्लेषण का कार्य करती है, उसके अंदर जो है सभी प्रकार के विश्लेषण का कार्य चेतना करती है। वुल्ट कहते हैं कि चेतना को 2 स्वरूप में बांटा जा सकता है, पहला संवेदना, दूसरा भाव अर्थात फीलिंग के रूप में। भाव को भी इन्होंने 3 रूप में बताया, उत्तेजना, शांत या तनाव और शिथिलता, और सुखद और दुखद, ये 3 प्रकार के इन्होंने भाव को बताया है। वुल्ट के द्वारा कहा गया कि चेतना जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव प्रकार को इन्होंने चेतना को बताया है। और इन्होंने आत्मनिरीक्षण द्वारा, सेल्फ एनालिसिस द्वारा चेतना को मूल तत्वों में भी बांटा है। इस प्रकार से हमने इतना कहानी सीखा है। इसके आगे की कहानी या आगे की जो भी है पाठ्यक्रम उसको हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।